जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं पॉलिटी यानी संविधान की क्लास। और आज का टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास नागरिकता कैसे आती है और किन किन तरीक़ों से नागरिकता जा सकती है। तो चलिए इनके प्रावधानों को हम लोग देखते हैं। और जो पहला टॉपिक देखें लिखा हुआ है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी हमारे यहाँ सिटीजनशिप किस प्रकार की है तो वह सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992 और 2003, इसके अलावा 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम वर्तमान भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 है जन्म से यानी बाय बर्थ। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, किंतु इसके 2 तरीके हैं वो हमको जानने हैं। नंबर 1, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये इसके अपवाद हैं यानी एजम्पशंस हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता संबंधी इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप 1986 में नागरिकता संबंधी इस प्रावधान को और कठोर बनाने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिसके अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। अगला पॉइंट देखेंगे, वंश परंपरा से बाय डिसेंट। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में से उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण ना हुआ हो तो ही हो सकता है। अब तीसरा तरीका देखेंगे, पंजीकरण यानी बाय रजिस्ट्रेशन। तो निम्न में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह और अब 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। पहले ये 6 माह था, अब 5 वर्ष है। ऐसा व्यक्ति जिनका भारत में जन्म हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क यानी माइनर बच्चे। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। अगला देखेंगे तरीका, देशीयकरण बाय न्यूट्रलाइजेशन। कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है यानी एडल्ट है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके अर्थात उसको त्याग दे अपनी इच्छा अनुसार भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो। इसके साथ साथ 1 वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, यानी 22 भाषाओं का संविधान में जिक्र है, उनमें से किसी एक भाषा को अच्छी तरीके से जानता हो। वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण प्राप्त कर भारत का नागरिक
बन सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और भारत का नागरिक समझा जाता है। अगला देखते हैं, नागरिकता का अंत, द एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। किस तरीके से नागरिकता जाती है? तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है: संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर उस व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी। अब देखेंगे संविधान में नागरिकता से संबंधित उपबंध, प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लागू होने पर नागरिकता के अधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8 के तहत दिए गए। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। इसके अनुसार संविधान के आरंभ पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल है और उसका या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो अथवा जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत देखेंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता या पितामह या पितामही या मातामही में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अर्थात जब भारत जो है हमारा एक था, यानी इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, या तो वह 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यतः रह रहा हो या उसके पश्चात आया हो, किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो। 19 जुलाई 1948 की तिथि महत्व है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान के बारे में। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में है जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है चला गया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किंतु यदि वह किसी ऐसी अनुज्ञा के द्वारा पुनः भारत लौट आया हो जो उससे पुनर्वास या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के अधीन दी गई हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत में प्रव्रजन किया है और वह अनुच्छेद 6 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जो कम से कम आवेदन की तिथि के 6 महीने पूर्व से ही भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया के संबंध में। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या मातामह में से कोई भारत में जन्मा हो किंतु भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या उसके बाद उस देश के भारतीय राजनयिक को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो तो राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 के अनुसार
किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और यदि आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। दोहरी नागरिकता। दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित समय या सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI नाम दिया गया, जिसे सामान्यतः दोहरी नागरिकता कहा जाता है। इसके अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड सहित कुल 16 देश, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन तथा USA में बसे प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता PIOS कार्ड प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु उन्हें मताधिकार या संवैधानिक कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, और ना ही उन्हें अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार होगा। अर्थात देश में कोई भी नौकरी वगैरह का प्रावधान आता है तो उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर LM सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से भारत लौटकर आए थे। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। नंबर 1, अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन और NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO, भारत के सीमा पारीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या OCI। अब देखते हैं पहला पॉइंट, अनिवासी भारतीय NRI के बारे में। ऐसे भारतीय नागरिकों को कहा जाता है जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक समय अवधि तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। इन नागरिकों द्वारा भारत के आम चुनाव में मतदान के अधिकार की मांग लंबे समय से की जा रही थी। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान की। फॉर्म 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। जो लोग स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है तथा जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत यानी उस समय भारत के क्षेत्र का निवासी रहा हो अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधों को भारतीय मूल का व्यक्ति PIO माना जाता है। लेकिन वे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और बांग्लादेश के नागरिक हैं या कभी रहे, वे भारत मूल के व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। इन देशों को याद रखना है। वर्ष 2002 में भारतीय मूल के लोगों के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2002 में, जिसके द्वारा PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत आ सकता है। भारत आने की तिथि से 180 दिन के अंदर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। इस कार्ड धारक व्यक्ति को NRI के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक सुविधाएं दी गई, लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने, मतदान करने एवं जमीन आदि खरीदने की सुविधा नहीं प्राप्त है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के सीमा पारीय नागरिक OCI लोगों को। नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा
सभी देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को कहा गया तथा उन्हें विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह कानून उन देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है जिन देशों में स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। 2005 के इस अधिनियम के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय या इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो या नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वर्तमान में वह दूसरे देश का नागरिक है और वह भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ऐसे व्यक्तियों को तथा उनके पुत्र पुत्री, पोता पोती अथवा नाती नातिन को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है, लेकिन उनके वैवाहिक संबंधियों को OCI कार्ड की सुविधा नहीं दी गई। इसके साथ साथ वे व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, वह भी सीमा पारी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नागरिकता को लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप भी कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में सीमा पारी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, जैसे OCI से त्यागपत्र देने पर भारत तथा भारत सरकार द्वारा समाप्त करने पर, भारत सरकार झूठे तथ्यों पर नागरिकता प्राप्त करने, भारतीय संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करने, युद्ध की स्थिति में शत्रु देश के साथ व्यापार या गोपनीय जानकारी साझा करने पर नागरिकता प्राप्त करने से 5 वर्ष की अवधि के अंदर 2 वर्ष तक जेल में रहने पर किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता एवं जनहित की हानि होने पर OCI का दर्जा समाप्त कर सकती है। 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 की उद्घोषणा की गई। इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम में पुनः संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि कोई भी प्रवासी भारतीय जो किसी ऐसे देश में रह रहा हो जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI प्राप्त कर सकता है। इस प्रावधान के तहत पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिक भारतीय मूल के यानी ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार अभी तक केंद्र सरकार भारतीय मूल के व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को 2 तरह की योजनाएं उपलब्ध कराती रही। भारतीय मूल के व्यक्तियों को PIO, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड, विदेशी भारतीय नागरिक OCI का कार्ड। नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 में PIO तथा OCI कार्ड योजनाओं के विलय का प्रावधान है, यानी इनको एक किया गया। इसके द्वारा PIO कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया तथा जारी किए गए PIO कार्ड को OCI कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया। 2 मार्च 2015 को यह विधेयक लोकसभा द्वारा तथा 4 मार्च 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पारित करके उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को प्रकृतिकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। ऐसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान चले गए थे और वहां जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए, अर्थात बिना दस्तावेज के ऐसे अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके बनाया गया है। अगला देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या हुआ है तो 1955 में संशोधन करता है। उपरोक्त बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस अधिनियम के प्रावधान को 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, किंतु केंद्र सरकार इन प्रवासियों को उक्त लाभ प्रदान करने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 एवं पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में छूट प्रदान करेगी। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूह के
लोगों के लिए देशीकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है। उक्त अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत कर्बी आंग लोंग यानी ये सब असम के हैं, गारो हिल्स मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र वाले जिले शामिल हैं। इसके अलावा यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड पर लागू है। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि नागरिकता क्या है और किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और क्या क्या इसमें होता है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो भी हैं वह गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। नागरिकता जो मिलती है वह भी हमें गृह मंत्रालय के अधीन मिलती है। नागरिकता जो हमारा विषय है वो संघ सूची का विषय है और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।